गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और मैं यहां पर आपको कंप्यूटर की क्लासेस को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर की क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स जैसे आपके केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, बस, और अन्य जो जितने भी एसएससी से रिलेटेड स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी में आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है। और आज के समय में जो है वो कंप्यूटर का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो होना अनिवार्य भी है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको इससे संबंधित बेसिक जानकारी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं आपके बीच में जो है वो कंप्यूटर की क्लासेस को लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास को ले आया हूँ। उसमें मुझे लगता है आपने वो क्लास देखी होगी। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी वो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। उसके बाद जब वो क्लास आप देख लोगे तो फिर मैं ये नेक्स्ट क्लास जो है वो आपके लिए लाया हूँ, जो कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो किस प्रकार से हुआ उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, तो पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद इसको देखना। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको अगर किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो प्रिंटेड नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप केवीएस, एनबीएस या डीएसएसबी, सीटेट, इन सभी या स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का विकास है, वो मैंने आपको शुरू परसों बताया था कि सबसे पहले जो बनी थी मशीन, उस मशीन का नाम था द अबेकस, जिसका जो आविष्कार है वो बेबीलोन नामक जगह पर हुआ था। और ये क्या था, मेनली एक केवल और केवल इस पे एक मनकी की गोलियां टाइप की रहती थी, उनको खिसका के ये पता करते थे कि कितना जुड़ा है, कितना घटा है, ऐड जोड़ घटाना ये सब कर लेते थे हल्का फुल्का। तो ये पहली एक मशीन, एक कंप्यूटर का इसको कह सकते हैं, पूर्ववर्ती कह सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो है वो आई जो है द एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, जिसका जो आविष्कार है वो किया किसने, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने इसका आविष्कार किया एनालिटिकल इंजन का। एनालिटिकल इंजन क्या था, जिसमें ये ऐसा इंजन था, इंजन कह सकते हैं या डिवाइस कह सकते हैं इसको, जिसमें कि कुछ क्या होता था, पंच कार्ड पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते थे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता था, ये मशीन जो है वो कुछ ऑपरेशंस करने में सक्षम थी। जैसे प्लस करने में सक्षम थी, माइनस, ठीक है, इनटू या गुणा करने में, और आपके डिवाइड, तो ये सब करने में ये सक्षम थी। ठीक है, इस वजह से जो है इसे क्या कहा जाता है, दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूट यानी गणना करना। और जो चार्ल्स बेबेज हैं उसे उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये है। ठीक है ना, अब इससे आगे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, कि इसमें जो है अब दुनिया में जब खोजें आगे बढ़ी तो इसमें जो एक लेडीज आई, उनका नाम था लेडी एडा अगस्ता। इन्होंने जो है इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग की अवधारणा दी। प्रोग्रामिंग की अवधारणा, इसका मतलब ये था कि इन्होंने बोला कि क्यों ना हम क्या किए, अभी तक तो जो एक डिवाइस है ये सपोज कैलकुलेटर की तरह थी, और ये
जब हम उसको वो एट द टाइम उस पर काम कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को याद रख रहा है, उसके बाद वो उस पे फिर से वापस से हमें जो है अगर हमें प्लस करना है तो हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता था। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना उस प्रोग्राम को क्या किया जाए, एक बार में ही सेट कर दिया जाए, तो उसी को प्रोग्रामिंग करना कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये लेडी अगस्ता है, इनको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना। तो मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम किसको कहा जाता है, लेडी अगस्ता। और इन्होंने ही क्या किया था, बाइनरी सिस्टम्स को शुरुआती तौर पे बताया था, बाइनरी सिस्टम की जन्मदाता। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है 0 और 1 वाला सिस्टम। हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, वो बाइनरी सिस्टम, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कीजिए, कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर टाइप कीजिए, कंप्यूटर उसको जब लैंग्वेज के तौर पर पढ़ता है तो उसको दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, ये तो 0 और दूसरा 1। और इन्हीं दो लैंग्वेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से वो सारे के सारे जो है शब्द और वर्ड्स बना लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम। तो उस बाइनरी सिस्टम की नींव भी एक तरह से किसने डाली थी, लेडी एडा अगस्ता ने, इसलिए इनको बाइनरी सिस्टम का भी जन्मदाता माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शुरुआती कंप्यूटर जो है वो विकास की तरफ बढ़ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर आया वो था मार्क 1, 1944 में। मार्क फर्स्ट 1944 में जो आईबीएम कंपनी थी, आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो जो आईबीएम कंपनी थी उन्होंने ये मार्क 1 नाम का जो है वो एक कंप्यूटर डेवलप किया, जो कि क्या था, एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये भी एक नई चीज थी कि ये क्या था, एक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, या इसको आप कैलकुलेटर कह सकते हैं, लेकिन उस जमाने के हिसाब से जो है शुरुआत में कैलकुलेटर को ही कंप्यूटर माना जाता था, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था ये, कंप्यूटर माना जाता था इसको। तो ये आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया 1944 में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंप्यूटर आया है वो है इनियाक, एनियाक, यहाँ पे देखो मार्क, उसके बाद आया एनियाक। एनियाक का मतलब होता है इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो ये जो एनियाक था ये डेवलप किया गया 1964 में, ठीक है ना। और इसके जो डेवलप करने वाले थे उनका नाम था जॉन मूचली, अमेरिकन वैज्ञानिक थे जॉन मूचली और जेपी एकर्ट, ठीक है ना। ये जो एनियाक था इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, ये क्या था, पहला जो है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक जो कैलकुलेटर है वो था। और ये जो गणितीय संक्रियाएं हैं जैसे कि आपका जोड़ घटाना गुणा भाग और ये सब करने में वो सक्षम, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पहला जो है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलता था और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इडिवाक। इडिवाक का मतलब होता था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट एंड वेरिएबल ऑटोमेटिक
कैलकुलेटर, ठीक है ना। इसमें जो है ये क्या अंतर हुआ कि जो इडिबाग पहला वाला बनाया गया था, इडिबाग इनियाक, उसके अंदर जो है वो स्टोरेज नहीं हो पाता था, ठीक है ना। इसीलिए इसमें जो है वो स्टोरेज किया गया किसकी मदद से, प्रोग्रामिंग की मदद से, ठीक है। और उसका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन ने इसमें कॉन्सेप्ट दिया स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम के जनक कौन माने जाते हैं, वॉन न्यूमैन। इन्होंने बोला कि हम कैलकुलेटर के अंदर जितनी भी जो हम एक्शन कर रहे हैं वो हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करें, उस प्रोग्राम को एक बार बना के स्टोर कर दें। तो स्टोर्ड जो प्रोग्राम है उन्होंने उसको डाला और उसके बाद उन्होंने डेवलप किया वॉन न्यूमैन ने इडिबाग इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो ये है आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो आया उसका नाम था यूनिवैक, यूनिवैक। ये जो कंप्यूटर था ये 1954 में डीईसी के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, सॉरी कॉर्पोरेशन, ये था इलेक्ट्रॉनिक और ये डिजिटल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी। इन्होंने डेवलप किया जो है वो यूनिवर्सल यूनिवैक। तो यूनिवैक क्या था, एक व्यापारिक कंप्यूटर था, यानी कि पहली बार जो है वो व्यापार, जो बड़े बिजनेसेस थे उसमें इसका इस्तेमाल होने लग गया। उसके साथ साथ डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल होने लग गया, इसका यूनिवैक कंप्यूटर। यानी कि ये, और ये भाई साइज में बहुत बड़े होते थे कंप्यूटर, ठीक है ना। ये कमरे के जितने कंप्यूटर होते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्योंकि शुरुआती दौर है कंप्यूटर का। उसके बाद आए नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिवैक के बाद आया वो है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो 1970 में जो इंटेल कंपनी है, इंटेल ने जो है वो अपना माइक्रो प्रोसेसर निकाला जिसका नाम था इंटेल 4004। ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते थे इनके प्रयोग से क्या हुआ, कंप्यूटर का जो साइज है वो अब घटाने में आसानी हो गई, यानी अब छोटे साइज के कंप्यूटर निकालना आसान हो गया। इसके बाद तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है वो लगातार क्रांति होती रही। अब हम उसको समझते हैं किसके माध्यम से, क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर जो है वो तीन प्रकार से मुख्यतः क्लासिफाई होते हैं। एक तो सबसे पहले जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से, यानी कैसे कैसे हार्डवेयर में चेंज आया वो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो होगा वर्किंग के हिसाब से, वर्किंग में क्या चेंज आया। और थर्ड जो हमारे पास होगा वो स्पीड के हिसाब से होगा, ठीक है। तो जो हार्डवेयर है उसके अनुसार जो है वो अभी तक आ चुकी है 5th जनरेशन तक। तो ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन, और उसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन। ये है आपका। अगर वर्किंग के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आए हमारे एनालॉग कंप्यूटर, फिर आए डिजिटल कंप्यूटर, और फिर आए हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर
स्पीड और साइज के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आए मेन फ्रेम, ठीक है, फिर आए माइक्रो कंप्यूटर, फिर आए मिनी कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद जो है अब आए हैं आपके सुपर कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट जो आएंगे वो है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले जो है वो जनरेशन के हिसाब से देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये आए आपके कौन सा, कब से कब तक, 1942 से लेकर 1955 तक का जो टाइम था वो था फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी उनकी सबसे खास बात क्या थी कि उसमें जो है वो इस्तेमाल किया जाता था किसका, वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब, इसको कहते हैं निर्वात ट्यूब, निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। और स्टोरेज की जो होता था वो किसकी सहायता से होता था, पंच कार्ड या पेपर कार्ड की मदद से स्टोरेज होता था, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में इसमें जो है वो हाई लेवल नहीं बल्कि लो लेवल मशीन लैंग्वेज या उसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया गया इस टाइम, ठीक है। तो ये शुरुआती दौर था और इसलिए क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत भारी भारी होते थे, बड़े बड़े, इसीलिए जो कंप्यूटर थे वो भी क्या होते थे, बड़े आकार के और ऊर्जा की अधिक खपत, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खाते थे, ऐसा लगता था जनरेटर की तरह जो है इलेक्ट्रिसिटी खा जाता था। तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट जनरेशन है ये होता है। फर्स्ट जनरेशन में सबसे विशेषता क्या है, उसकी निर्वात ट्यूब है, यह वैक्यूम ट्यूब, और उस टाइम पर पंच कार्ड और इनके स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और इसका जो प्रथम पीढ़ी के एग्जाम्पल है ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे उसमें क्या था, यूनिवैक था, ईडीवैक, और तीसरा जो है वो आपका इनियाक, ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। तो आप समझ गए फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास 55 से लेकर 64 तक की जो है तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। ये जो पीढ़ी चली है ये 1964 से लेकर 1955 से लेकर 64 तक ये जनरेशन चली। इस जनरेशन में जो है वो वैक्यूम ट्यूब जो है उसकी जगह पर जो है वो आपके सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लग गया, ठीक है ना।
यानी कि अब वैक्यूम ट्यूब की जगह जो स्थान लिया वो किसने लिया, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर ने प्रयोग करने लग गया। और स्टोरेज के लिए जो है वो अब पंच कार्ड वगैरह का इस्तेमाल गया, बल्कि इनमें इसमें अब इस्तेमाल होने लग गया किसका, मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल। मैग्नेटिक जो डिस्क होती है वो अब प्रयोग में लाई जाने लगी किसके, स्टोरेज के लिए। ठीक है, जो ये जो है ये इसके इस्तेमाल से जो है वो कंप्यूटर क्या हो गए, अपेक्षाकृत छोटे हो गए, आकार में छोटे हो गए और कम बिजली खपत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी अब कम कंज्यूम करने लगे सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में जो है वो 1956 में जो IBM है उसने एक कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम था PDP, है ना। इसका मतलब था प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, ये जो है विकसित किया। और ये क्या था, एक तरह से हाँ एक ये मिनी कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो सेकेंड जनरेशन में चेंजेस आए। सेकेंड जनरेशन में और क्या क्या हुआ, इसमें जो है वो अब लैंग्वेज में इस्तेमाल होने लग गई है। सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज बनाया जाता था वो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में बनाया जाने लगा। ठीक है, हाई लेवल असेंबली जो लैंग्वेज है उसमें बनाया जाने लगा। और एग्जांपल की बात अगर मैं करूं तो इसमें जो है वो है मेनली यूनिवैक का नया जो वर्जन है वो आया, यूनिवैक न्यू वर्जन। और उसके अलावा PDP 8, फिर एक IBM ने भी लॉन्च किया, IBM उसका नाम था IBM 1401। इस तरीके से इसमें सेकेंड जनरेशन में चेंजेस कंप्यूटर के अंदर आए, यानी कि आकार में थोड़ा कमी आ गई, एनर्जी खपत जो है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी को कम खाने लग गया। उसके अलावा जो है क्योंकि अब जो है पंच कार्ड जो मैग्नेटिक डिस्क प्रयोग होने लगी तो थोड़ा बहुत स्टोरेज भी बढ़ गया। ठीक है ना, और उसके अलावा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लग गया। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन या तीसरी जो पीढ़ी है वो है 1965 से 1975 तक। ठीक है, 75 जो थर्ड जनरेशन है उसमें जो है वो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर जो है वो अब प्रयोग होने लग गया किसका, आईसी का प्रयोग। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इनके जो प्रयोग होने लग गया तो इससे जो है वो अब कंप्यूटर का और ज्यादा उसको माइक्रो करने में आसानी हुई और धीरे धीरे क्या होने लग गया, माइक्रो कंप्यूटर का विकास होने लग गया, माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट होने लग गया। क्योंकि जो है वो आईसी जो है वो छोटी सी होती है और वो प्रत्येक डिवाइस पे अलग अलग लगाई जा सकती है। ठीक है, तो आईसी का जो है वो प्रयोग होने लग गया। आईसी को जो है वो है 1958 में खोजा गया, किसके द्वारा, आपके जॉन किल्वी और रॉबर्ट नॉइसी के द्वारा खोजा गया
कब 1998 इसको विकसित किया गया कह सकते हैं, कब 1958 में इनके द्वारा, ठीक है, जॉन केली और रॉबर्ट नाइसी के द्वारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो आईसी के प्रयोग ने इस तरह से एक तरह से इसमें एक चमत्कारी परिवर्तन लाया, ठीक है ना। उसके अलावा अब जो है वो इस्तेमाल होने लग गए इनपुट डिवाइसेस के लिए, इनपुट के लिए जो है वो कीबोर्ड्स का इस्तेमाल होने लगे। अब तक तो सारा एक साथ ही आता था, अब कीबोर्ड्स का आउटपुट के लिए हमारे पास मॉनिटर्स आ गए, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके अलावा जो है वो रैम का प्रयोग होने लग गया। रैम का प्रयोग, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो है रैम क्या है कि जब कंप्यूटर काम करता है तो हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो मेमोरी है वो एट द टाइम जो है वो रैम में स्टोर होती रहती है, रैम में कार्य करती है, और जैसे ही हम उसको सेव कर लेते हैं तो वो फिर परमानेंट स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, ठीक है। तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी वर्किंग मेमोरी रैम होती है। तो रैम जो है वो क्या करती है, हमारे प्रोसेसर को हेल्प करके प्रोसेस को आसान बनाती है, हमें कार्य करने में मदद करती है और कंप्यूटर को और ज़्यादा स्मूथ बनाती है। तो जो रैम है वो यहीं से प्रयोग होने लगी। इसके भी और क्या चीज़ें होती हैं और स्टोरेज, वो मैं बाद में बताऊंगा जब स्टोरेज हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि रैम का जो प्रयोग यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एट द वर्किंग मेमोरी होती है, ये इसका प्रयोग होने लगी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पर अब मैग्नेटिक, जो हमारे प्रयोग में होती थी आपकी मैग्नेटिक डिस्क, ये जिसको हम कहते हैं कि वो मेमोरी जो है, मेमोरी वो उसके क्षमता में वृद्धि होगी, क्षमता में वृद्धि होगी। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब होता है जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह पहले यूज की जाती थी, वो एज ए मेमोरी के लिए यूज की जाती थी। उनकी क्षमता उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा लगती थी, एमबी में होती थी, लेकिन आज के समय से वो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क है इनकी कैपेसिटी में भी अब वृद्धि होने लग गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप होने लग गई, जिसका एक दो जो लैंग्वेज है उसके नाम लिख लेता हूं मैं, जिसमें जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती थी। प्रोग्रामिंग के लिए जो नई लैंग्वेज है वो डेवलप होने लगी, जिसमें पहली लैंग्वेज थी बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अलावा पास्कल, ये सब जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि आज वर्तमान में जावा, C++ ये सब इस्तेमाल की जाती है, वैसे ही ये लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग की, तो ये भी डेवलप हुई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो काफ़ी एक परिवर्तन की एक लहर उत्पन्न हो गई थी, और वहाँ पर जो है एक तो कंप्यूटर जो है वो आईसी के डेवलपमेंट से बहुत छोटे नॉर्मल आकार के आने लग गए थे, ठीक है, और ऊपर से उनका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अब कम हो गया था, और उसके अलावा इन पे आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होने लग गई थी। इसका मतलब अब ये सुविधाजनक हो गया था, और साथ ही साथ इसमें आपके ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका प्रयोग होने लग गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ चेंजेस आए, और इसका जो उदाहरण है वो IBM उदाहरण मतलब जो वहाँ पर कंप्यूटर आए थे वो है IBM 360, ठीक है ना। उसके अलावा PDP प्रोग्राम डेवलप्ड प्रोग्राम, तो ये जो है 11, ये सारे जो है वो फोर्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटर आए, थर्ड जनरेशन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आए, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन है वो या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन, ये चला आपका 1976 से लेकर 1989 तक चला, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो अब कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है वो अब क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अब आईसी से आगे जो है वो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुए, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्योंकि जो है वो सारे कंप्यूटर के जो जितने भी काम होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, प्रोसेसर के थ्रू, और प्रोसेसर पहले इतने बड़े बड़े होते थे, लेकिन जब आईसी डेवलप हो गई तो बहुत सारी आईसी है उनको जोड़कर
एक छोटे छोटे जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाने लगे, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार हुआ, ठीक है, और उसका प्रयोग किया जाने लगा। उसके अलावा जो है वो मल्टीटास्किंग, ठीक है ना, कंप्यूटर में जो है वो अब मल्टीटास्किंग का प्रयोग, यानी कंप्यूटर के अंदर अब इतनी क्षमता आ चुकी थी कि एक साथ उस पर कई सारे काम हो सकते थे। म्यूजिक भी सुनो, उसका साथ रिकॉर्डिंग करो, उसके साथ वीडियो चलाओ, उसके साथ कुछ और करो, और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाओ। ये सारे के सारे जो काम है वो एक साथ होने लग गए थे किसमें, फोर्थ जनरेशन में, क्योंकि अब कंप्यूटर जो है वो मल्टी टास्किंग हो गए थे। प्लस इसकी जो स्पीड है वो भी अब बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। ये मैं बताना भूल गया कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो मिली सेकेंड में स्पीड थी, उसके बाद जो है वो माइक्रो सेकेंड में स्पीड हुई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते आते जो है वो स्पीड जो है वो कंप्यूटर की हो गई है नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है वो नैनो सेकेंड तक पहुंच गई थी कंप्यूटर की, कहाँ तक, फोर्थ जनरेशन में आते आते, ठीक है ना। तो ये इसमें महत्वपूर्ण चेंजेस हुए। उसके अलावा जो यहाँ पर चेंज हुआ वहां पर जो है वो मैग्नेटिक डिस्क की स्थान पर सेमीकंडक्टर डिस्क का प्रयोग। सेमीकंडक्टर जो डिस्क है उसमें जो है हमारी आती है हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। सेमीकंडक्टर डिस्क जो है वो इस्तेमाल होने लगी है, और क्योंकि अब स्टोरेज की कैपेसिटी वो बढ़ गई थी किसकी तरफ से, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मदद से। क्योंकि जो मैग्नेटिक डिस्क होती थी इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, लेकिन बाद में जब ये हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंप्यूटर में, ठीक है ना। ये जो है वो फोर्थ जनरेशन में हुआ। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन में जो है 1981 में जो IBM है उसने अपना पहला PCB डेवलप किया। 1981 में IBM कंपनी जो है उसने अपना पहला PC या पर्सनल कंप्यूटर, जिसको वो कहते थे मिनी कंप्यूटर कहते थे, तो वो मिनी कंप्यूटर उसी को उन्होंने कहा कि ये पहला PC है या पर्सनल कंप्यूटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो है IBM कंपनी द्वारा निकाला गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी पीछे नहीं रही। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में अपना वो किया। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने जो है वो डेवलप किया यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो कंप्यूटर को चलाता है पूरी तरीके से। तो उसमें सबसे पहले जो है वो शुरुआत में आया MS DOS, ठीक है ना। फिर उसके बाद है वो आया MS आपके विंडो, और फिर MS विंडो, फिर एप्पल ने भी अपना OS निकाला। तो इस तरीके से जो DOS है वो शुरुआत में MS के द्वारा निकाला गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के नए नए वर्जन निकाला, फिर विंडोज 98, फिर पहले विंडोज 90 निकाला, फिर 98 निकाला, फिर उसके बाद विंडोज 2000, फिर 2003 निकाला, फिर 2007 निकाला, फिर 2008 निकाला, फिर 2010 निकाला, और अब शायद कुछ नया भी आ गया है इसका वर्जन। तो इस तरीके से जो है वो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आते रहे, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसी में पहले से काम किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना। तो इसलिए आज के समय में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें काफ़ी डेवलप है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर प्रयोग होने लग गया है वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल होने लग गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने क्या किया कि जो कंप्यूटर है उसको यूजर फ्रेंडली बना दिया। उसमें एक तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल कंप्यूटर में होने लग गया। फिर जो ग्राफिकल यूजर है इंटरफेस है वो क्या करता है, कंप्यूटर को ज़्यादा आसान बनाता है एंड यूज करने में, कलरफुल बनाता है। प्लस उसका जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से बना दिया गया है, उसमें जो आइकन्स है वो दिखने लग गए, उसको आसानी से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि यूजर फ्रेंडली बन गया, ठीक है। तो वो GUI की मदद से ही हुआ। GUI की मदद से क्या होता है कि अब जो है इनपुट डालने के बाद प्रोसेसर पूरा का पूरा काम वो आसानी से कर लेता है, प्लस ऑप्शन जो है इजीली शो होते हैं और आउटपुट भी आसानी से मिलता है, ठीक है।
तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें शुरू हुआ। उसके अलावा जो है इसमें एक और चीज हुई है नए इस जनरेशन में, वो है प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में नई लैंग्वेज जो है सी का विकास। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो है वो अब डेवलप होने लग गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो हमारा ये 4th जनरेशन कंप्यूटर आया है। चलते हैं आगे। फोर्थ जनरेशन के बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई वो है 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। और 5वीं जो पीढ़ी है दोस्तों वो 1998 के बाद या 90 के बाद और अब तक यही वाली जो जनरेशन हमारी चली आ रही। तो इस जनरेशन में आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर के आकार जो है वो छोटे से छोटे होते गए, छोटे आकार, यानी कि धीरे धीरे हमारे पास लैपटॉप आया जो कि गोदी में रख के चला सकते हैं, फिर लैपटॉप आया। ठीक है, इस तरीके से हो गए। उसके अलावा कंप्यूटर की जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो है वो नैनो कंप्यूटर जो है वो अब डेवलप होने लग गए। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हुई, किसके 5th जनरेशन में। 5th जनरेशन में ये सब चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, उसके अलावा जो है 5वीं जो जनरेशन है उसमें नई चीज़ क्या हुई, उसमें जो है वो हमारे स्टोरेज के लिए जो नई नई डिवाइसेस जो है वो डेवलप हुई। स्टोरेज की नई डिवाइसेस, जैसे कि हमारे आपके सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद डीवीडी आई जो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो आई। उसके अलावा आती है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये सब जो है नई नई स्टोरेज डिवाइस आई। उसके अलावा जो है वो आए नए डिवाइसेस में वो आई पेन ड्राइव्स आई, जिन्होंने जो है वो स्टोरेज की जो है कैपेसिटी को बढ़ा दिया। रैम की जो क्षमता है वो बढ़ गई धीरे धीरे। वो है शुरुआत में आपने देखा होगा जब शुरू के कंप्यूटर जो किसी के पास होंगे तो उनमें 512 MB इस तरीके से रैम होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमता भी बढ़ती गई। आज हमारे पास मोबाइल में ही क्या है 4 GB तक, 5 GB 6 GB तक रैम के जो है वो उपलब्ध है, और कंप्यूटर में उससे ज़्यादा रैम उपलब्ध है। ठीक है ना, तो क्षमता में वृद्धि होती गई धीरे धीरे तब से लेकर और अब तक। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास और क्या क्या हुआ, मल्टीमीडिया का जो विकास हुआ, तो उससे क्या हुआ, मल्टीमीडिया हो गया, एनिमेशन, ये सब जो है वो डेवलपमेंट होने से कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो एजुकेशन में होने लग गया आपके, और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में। अभी तक सिर्फ काम के क्षेत्र में होता था, अब एजुकेशन और एंटरटेनिंग के लिए जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो है आपके सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में आ चुके थे। ठीक है, और ये तब से लेकर अब तक लगातार प्रोसेस चला आ रहा है। उसके अलावा जो इस जनरेशन में नए चेंजेस में बताऊं तो उसमें हमारे पास जो है वो एक तो जो है वो जो इंटरनेट है उसका तेजी से प्रसार हुआ। जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है उसका आविष्कार हुआ, और इंफॉर्मेशन का एक तरह से सूचना का एक हाईवे बन गया इंटरनेट के माध्यम से। धीरे धीरे सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ, और सोशल मीडिया ने जो है वो एक तरह से चमत्कार कर दिया इस क्षेत्र में। हम सब जानते हैं कि आज के समय में सूचनाएं जो है वो किस तेजी से फैलती हैं। अगर एक छोटी सी भी बात हो तो किस प्रकार से वो उस पर अमेरिका का राष्ट्रपति एक ट्वीट कर दे तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खलबली मच जाती है, और पूरी दुनिया के अंदर 1 सेकंड के अंदर वो खबर पहुंच जाती है। तो ये सारा जो कमाल है वो है सोशल मीडिया का, हमारे जो है वो इंटरनेट का, उसका प्रयोग है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें चेंजेस आए। ठीक है, तो कुल मिला के बड़े लेवल पर जो है चेंजेस वो 5th जनरेशन में ही देखने को मिले हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के साइज को लेकर हो, चाहे स्पीड को लेकर हो, चाहे वो इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति को लेकर हो। ठीक है, आज के समय में हम देखते हैं कि अब जो है नए जो जनरेशन है, अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लग गया। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जैसे आज तक हमें ये होता था कि कंप्यूटर भाई जब उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही वहाँ कुछ करेगा, लेकिन आज के समय में देखिए आपकी
कैसे वो आर्टिफिशियली चीजें समझ रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे कार जो नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज का नई गाड़ियां आ रही हैं, उनमें किस प्रकार से आपने देखा कि वो जो है वो मौसम के हिसाब से ही एसी को अप डाउन करते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं। वो कहाँ से उनके पास दिमाग आया? क्योंकि उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर अब भर दिया गया है, ठीक है। या आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है वो हम सोशल मीडिया पे, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सारी चीज़ों पर जो है अगर आप कुछ चीज़ सर्च करोगे, कोई भी चीज़ आप उस पर ढूंढोगे, सब कुछ, मैं किताब ढूंढना चाहता हूँ कोई, मैं उसको ढूंढूंगा, उसके बाद मैं उससे बाहर आ जाऊँगा। तो आप अगर किसी भी साइट को इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों को, तो वहाँ पर उस चीज़ के एड्स दिखाने लग जाता है जो चीज़ आपने सर्च की है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपने आप आपकी चॉइसेस को देता है, ठीक है ना। आप जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे तो जो यूट्यूब है वो अपने आप ही उस चीज़ को क्या करता है, रिकमेंड करने लग जाएगा अपने आप आपके लिए। आप रेलवे की वीडियो ज़्यादा देखोगे तो रेलवे का रिकमेंड करने लग जाएगा, एसएससी के देखो एसएससी के रिकमेंड करने लग जाएगा, टीचिंग के देखो टीचिंग के रिकमेंड करने लग जाए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किसके द्वारा संभव हो पाती हैं? आपके इंटीग्रेटेड, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से ही संभव हो पाती है, ठीक है। तो ये सब 5th जनरेशन में आपके चेंजेस आए, ठीक है। उस 5th जनरेशन में आपके जो है वो क्या क्या कंप्यूटर आए, जैसे नए नए बहुत सारे कंप्यूटर आए, एप्पल ने बहुत सारे निकाले हैं, मैकबुक हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है इस जनरेशन में डेल ने निकाले हैं, कॉम्पैक्ट ने निकाले, बहुत सारे प्लेयर मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है वो और ज़्यादा जो है वो जो हार्डवेयर है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। आज हम पहले 1 GB की पेन ड्राइव बहुत बड़ी लगती थी, आज आपके पास 64 GB की, 120 GB की पेन ड्राइव है, उसमें भी स्टोरेज आपको कम पड़ता है, ठीक है। आज पहले जो है वो 512 MB जो है स्टोरेज बहुत ज़्यादा था, आज के समय में आपके फ़ोन नॉर्मल, हमारे किसी के भी फ़ोन में 64 GB 120 GB का स्टोरेज आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा रैम जो है उसकी कैपेसिटी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम नए नए आ रहे हैं, ठीक है, विंडोज़ में भी नए नए अपडेट आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रयोग हैं ये 5th जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में हुए हैं, और कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया, आने वाले टाइम में अगर एक नाखून के बराबर कंप्यूटर होगा तो उसमें आप चौंकना मत, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नए इस जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेशन आएगी वो है हमारी 5th जनरेशन, ठीक है ना, या उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, भाई नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले आता है आपके नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर, तो जो ये नैनो कंप्यूटर होते हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस होते हैं, जो कि क्या करेंगे, कंप्यूटर की साइज को धीरे 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 इतना कम कर देंगे कि आप उसको जेब में लेके घूमेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, आज आप देखते हैं कि जो सिम है वो तोड़ तोड़ के इतनी छोटी सी हो गई है, आप उसको इतनी सी इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसको और छोटा करते जा रहे हैं ताकि वो छोटी जगह पर भी फिट हो जाए, ठीक है। तो यही है आपका नैनो टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे बड़ी चीज को छोटे छोटे में आपको लेके आना है, ठीक है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये आप धीरे धीरे भविष्य में बढ़ती जाएगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास आने वाली चीजें हैं वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, तो वर्तमान में हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं या सुपर कंप्यूटर हैं, उनमें जो है वो इस्तेमाल मेमोरी जो होती है वो किस में होती है, बिट में होती है, बिट बाइट, है ना, जैसे मेगाबाइट, किलोबाइट, ये सब इस्तेमाल होती है। तो इसमें बाइनरी सिस्टम यूज होता है, 0 1 0 1 इस तरीके से। लेकिन जब ये क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो ये क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है, उन बाइनरी सिस्टम के बीच के अंकों को लेकर भी जो है इतनी तेजी से काम करता है कि उसमें जो है वो मेमोरी प्रयोग होती है आपका क्यूबिट में। क्यूबिट का मतलब होता है क्वांटम बिट, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में भी जो है वो लगभग 1000 जो अंक हैं उनको भी ले लेगा, उनको भी एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कई हजार गुना बढ़ जाएगी कंप्यूटर की, और वो इतनी तेजी से काम करेंगे कि हम मतलब पूरी तरीके से वो एक तरह से चेंज ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इनको भी फ्यूचर का कंप्यूटर माना जा रहा है, इन पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो और क्या क्या होता है, केमिकल कंप्यूटिंग होता है, डीएनए कंप्यूटर। तीसरा जो हमारे पास है वो डीएनए कंप्यूटर,
या इनको बायो कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद केमिकल कंप्यूटर, ये सब चीजें होंगी। धीरे धीरे जो है वो जब टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, और यानी कि 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके बाद आने के बाद सबसे बड़ी क्रांति जो है वो आएगी किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। आपके जो है वो इस क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ें जो है वो सारी की सारी कनेक्टेड फीचर के साथ आएंगी। जो मोबाइल है वो आपकी कार से कनेक्ट रहेगा, आपके घर के लाइट से कनेक्ट रहेगा, आपके किचन के फ्रिज से कनेक्ट रहेगा, आपके किचन के ओवन से कनेक्ट रहेगा, यानी कि टीवी से कनेक्ट रहेगा। हर सारे के सारे जो मोबाइल हैं वो आपस में नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे, और सारे के सारी जो डिवाइस हैं वो एक ही मोबाइल से आप ऑपरेट कर पाएंगे। आज के समय में भी अब कुछ गाड़ियां, जैसे किया ने जो हाल ही में गाड़ी निकाली है, उसमें ये फीचर है कि आप कार को किससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वो यही चीज़ है कनेक्टेड कार, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप इंटरनेट की मदद से है वो अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें वो आने वाले टाइम पे ये कंप्यूटर की मदद से ही संभव हो पाएंगे, ठीक है ना। आज के समय में जो ATMs हैं वो बिना कंप्यूटर की मदद से चल पाते थे, कभी भी नहीं चल पाते, ठीक है। सारा का सारा जो नेटवर्किंग है वो किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से ही होता है, ठीक है। कंप्यूटर के बिना तो हम इमेजिन भी आज के समय में दुनिया नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये है हमारी जो जनरेशन है भाई कंप्यूटर की डेवलपमेंट की, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग के बेसिस पे मैंने बताया कि डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। तो वर्किंग के बेस में सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर आए वो थे एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर थे वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए प्रयोग होते थे जो कि तेजी से बदलते हैं, ठीक है ना। ऐसी फिजिकल जो क्वांटिटीज है उनको मापने के लिए प्रयोग होते थे, जैसे कि आपका प्रेशर हो गया, वोल्टेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं लगातार, उनको मापने के लिए जो है हम ये एनालॉग कंप्यूटर यूज करते थे। और ये क्या थे, जो है स्पीड इनकी बहुत स्लो थी, इसीलिए अब ये लगभग चलन से बाहर हैं। याद रखना ये चीज, इनको चलन से बाहर क्यों किया गया, क्योंकि इनकी जो है स्पीड वो बहुत ही कम है, स्लो है स्पीड, ठीक है। तो ये जो है वो आज भी कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर है वो पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें कैसा नॉर्मल एनालॉग वाला ही स्पीडोमीटर आता है, या जो पुरानी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उसमें एनालॉग कंप्यूटर है वो एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो जनरेशन हमारे पास आई वो आई कौन सी, डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या करता है, जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन हो तो उसको बाइनरी सिस्टम के रूप में लेता है, यानी कि आजकल के हिसाब से, और 0 और 1 के फॉर्म में लेते हुए सारे के सारे जितने भी कैलकुलेशन होती है उन सबको अंकों के रूप में या डिजिट्स के रूप में जो है प्रदर्शित करता है, इसलिए उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यही जो है कंप्यूटर है वो वर्तमान समय में वो प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत क्या है, तेज हैं, यानी कि वर्किंग इनकी बहुत ज़्यादा तेज है डिजिटल। और डिजिटल के प्रयोग से आपने देखा होगा कि कैसे जो वॉचेज हैं वो अब उसमें जो है अंक के रूप में, यानी डिजिटल है, नॉर्मल वॉच अब आती नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल जो है वॉच है वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही हम जो है वो अगर हम देखें कि कोई घरों में जैसे थर्मामीटर होता था पहले, तो उसको ऐसे डालते थे, पारा देखते थे, वो सब चीज़ें गई अब उसकी जगह पर केवल और केवल आपको उस पर एक डिजिट दिखेगा, डिजिट पे आपको दिख जाएगा कि कितना आपको टेम्परेचर है, कितना कम है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि किससे हुई है, डिजिटलाइजेशन होने से हुई है, डिजिटल आने से, यानी कि वो अंकों के रूप में जो है वो चीज़ों को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये है हमारे जो नई गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, जो नई कारें हैं, नई बाइक्स हैं, उनमें देखा होगा जब हम ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा जो मीटर है वो क्या है, डिजिटल है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली आपको, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा तेजी से कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये है डिजिटल। और तीसरे जो प्रकार के कंप्यूटर हमारे पास आए हैं वो हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहीं कहीं जो है वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या होता है
दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वो होती हैं आपके आपके जो है एनालॉग प्लस डिजिटल। जो नॉर्मल काम होते हैं वो इनपुट आउटपुट संबंधी वो एनालॉग सिग्नल से ही कर लेते हैं, जबकि जो प्रोसेसिंग का काम है वो डिजिटली किया जाता है इस प्रकार के कंप्यूटर में। इनका इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी ऑफिसेज, इनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपके वर्किंग के हिसाब से 3 प्रकार से होंगे आपके, नॉर्मल एनालॉग, आपका डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को आज काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और उसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको मैं कंप्यूटर से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, मेरी क्लास को देखते रहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ तो आपको समझ में आएगा, 100% नहीं आया होगा, 50% ही आया होगा, लेकिन आया तो होगा, है ना। तो इसी के साथ आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आप मैं हूँ आपका दोस्त गौरव, और स्टडी पोर्टल पे आपको सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैं आपके साथ जुड़ा ही रहूँगा। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।